आज हम श्वसन किसे कहते हैं, साथ ही साथ श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसको बहुत ही बारीकी से जानेंगे। आइए जानते हैं श्वसन क्या होता है। देखिए, श्वसन का मतलब ये नहीं होता सांस लेना। बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं कि सांस लेना यानी कि श्वसन हो गया। नहीं, सांस तो हम लेंगे, लेकिन जो हमारी कोशिका है उनके अनुसार उस ऑक्सीजन को खाद्य स्रोतों में विघटन करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। जो हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करी उसको खाद्य स्रोतों में विघटन करेंगे तथा उसका उपयोग करेंगे, फिर ये टोटल मिलाकर प्रक्रिया कहलाएगी आपकी श्वसन। ठीक है, तो सांस लेने का मतलब श्वसन नहीं है। सांस तो लेंगे ही सही, ऑक्सीजन को ग्रहण तो किया, लेकिन कोशिकी की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों में विघटन भी किया और उसका उपयोग किया, बस ये कहलाएगा आपका श्वसन। तो परिभाषा इस तरह से लिखेगा कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों में विघटन करना तथा उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। यदि हम देखें कि श्वसन प्रकार, तो श्वसन के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार का होता है। वायवीय श्वसन, वायवीय यानी कि ऑक्सीशोषण इसका दूसरा नाम है, और सेकेंड है आपका अवायवीय श्वसन यानी कि अनाक्षी श्वसन। जैसा कि वायवीय नाम में ही लग रहा है, यानी कि इस श्वसन में आपको वायु की आवश्यकता होगी। अब वायु की आवश्यकता यानी कि ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होगी, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ गुण रहेंगे। कोई पूछे आपसे कि वायवीय श्वसन की कुछ विशेषताएं बताइए, तो देखिए वायवीय श्वसन में क्या होगा। पहला बिंदु याद रखिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता। इससे आपको अंतर भी बिल्कुल बारीकी समझ में आएगा। ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता, ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा आप याद रखिएगा भोज्य पदार्थ। अब भोज्य पदार्थ का क्या होता है इसमें, भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब जब भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो जो ग्लूकोज है उसका भी क्या होगा, पूर्ण अपघटन होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम तीसरा बिंदु, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन। ठीक है, 3 बिंदु हो गए। चौथा जो याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज का एक अणु है उससे 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे। तो चौथा बिंदु बनेगा आपका ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे। इसका मतलब क्या है, ये किस लिए याद कर रहे हैं हम, क्योंकि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में जब अंतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंतर, अब आपका अंतर क्लियर होगा कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायु की आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थों का इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, साथ ही साथ ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे। बस यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्रक्रिया होती है मनुष्य में। तो यहाँ से देखिए, कोई पूछे आपसे वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो भी आप ये लिखिएगा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। और चौथा बिंदु बताया था हमने, ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो साथ ही साथ अब जब 38 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त हुई तो इसमें मात्रा जो है ऊर्जा की वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। तो ये तो आपका वायवीय श्वसन। अब इसका ठीक विपरीत हमको बोलना है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका अवायवीय श्वसन। जैसे उदाहरण हम यदि समझे कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसे कौन से जीव है जिनमें वायु के बिना ही जीवित रह रहे हैं, तो ये कीड़े मकोड़ों की बात है, उनमें अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट और बैक्टीरिया के उदाहरण आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, पहली चीज। इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन भी नहीं होता, यानी कि अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
ग्लूकोज का वहां पर हमने पूर्ण अपघटन देखा था, यहां पर क्या आएगा आपका, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होगा, यानी कि अपूर्ण अपघटन होगा। वहां ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त हुए थे, यहां पर कितने अणु है, केवल 2 अणु। ये सब अंतर के ही बिंदु है, ठीक है। एवं ऊर्जा क्या होती है, उधर अधिक मात्रा में उत्पन्न हुई थी क्योंकि 38 एटीपी अणु मुक्त हुए थे, तो ऊर्जा भी अधिक, अब यहाँ 2 ही है तो ऊर्जा भी क्या होती है, कम उत्पन्न होगी। ये कहलाएगा आपका अवायवीय शोषण। तो ये जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया में यहाँ प्रक्रिया होती है। तो यदि आप साथ ही साथ इसका अंतर जाने तो वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर आपका ऑटोमेटिकली बन गया, देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। किस तरह से बना देखिए, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्णाक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण अपघटन होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का इसमें पूर्ण अपघटन होता है, इसमें अपूर्ण अपघटन होता है, यानी पूर्ण अपघटन नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज का एक अणु से 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, इधर ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। तो ये था आपका वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको बताई। यहाँ पर वायवीय शोषण की परिभाषा भी देखी, अवायवीय शोषण की भी देखी, और शोषण किसे कहते हैं, साथ साथ हमने अंतर भी इसी वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से हमें फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।